Welcome to all students, and today we would like to discuss about the parliamentary government, the executive. We have already cleared about the organ of the government. There are three main organ of the government. One is legislature. We have already read it. And next organ of the government is the executive. Firstly, we will like to clear what is executive. Executive is a body who implement all laws. Executive is body who implements all laws which are made by the legislature. अर्थात कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करता है। इसे हम कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। अब एक कार्यपालिका के भी हम दो रूप को जान सकते हैं। अब ये कार्य एक बात और याद रखने की है कि कार्यपालिका में आते कौन सब, तो ध्यान देंगे कि कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका कहलाती है। अब इसमें क्या है कि कार्यपालिका, चूंकि देश का संवैधानिक चीफ, संवैधानिक हेड देश के राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, प्लानिंग होते हैं, ये सारे के सारे कार्य देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में किए जाते हैं। प्लानिंग में ये सब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से होता है। इसलिए देश का प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो अब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत चूंकि प्रेसिडेंट आते हैं, फिर इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो अब इसको हम दो भाग में देखेंगे कि पहला क्या हो गया, तो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नाम से ही देश चलता है। चलाने वाले अन्य तमाम सिस्टम उनके नाम पर कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक होता है एग्जीक्यूटिव का दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग जानते हैं नॉमिनल चीफ, और हेड, और एक को कहते हैं रियल चीफ। ये जो नॉमिनल चीफ जो होते हैं ये प्रेसिडेंट का है, और रियल चीफ में
प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ये नाम मात्र के हेड होते हैं। हाँ, उनके नाम से सभी गतिविधियां संचालित होती है, सबका ठीक है, किंतु उसको संचालित करने वाले, कार्यान्वित करने वाले रियल में कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। यानी कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं प्रत्यक्ष रूप से उसको संपादित, संचालित करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। और प्रधानमंत्री को तमाम प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए मंत्री परिषद होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम दो रूप में देखते हैं, दो भाग में देखते हैं, एक नॉमिनल चीफ के रूप में, एक रियल चीफ के रूप में। तो चूंकि इन फंक्शनिंग रियल चीफ जो होते हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं, while nominal chief is only constitutional chief and all work done by the name of honorable president. It is already clear. Now we will like to discuss about the election. Who is the first citizen of India? Election of honorable president. याद रखेंगे कि यह नॉमिनल चीफ जो संवैधानिक चीफ होते हैं उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो स्पष्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इसमें डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसके चुनाव के लिए सूत्र है, परिभाषा है, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल, आप इस रूप में जाने, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, इट मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इट मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपुल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपुल, एंड all states, all the elected members of all states legislative assembly elect to our honorable president. अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब है कि चुनाव में जो राष्ट्र एमपी और एमएलए भाग लेते हैं तो उनका वोट वैल्यू भी होता है कि एमपी का वोट वैल्यू एक समान होता है, किंतु प्रत्येक राज्य के एक एमएलए का वोट वैल्यू उस राज्य के सभी एमएलए के वोट वैल्यू के जैसा एक समान होता है। और एक बात अलग है कि जो बड़ा राज्य है, जहां का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां का एक एमएलए का वोट वैल्यू एक छोटे राज्य का, जहां की जनसंख्या भी बहुत कम होती है, वहां के एमएलए का वोट वैल्यू अपेक्षा वेरी करता है, कुछ अंतर रहता है। मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला ऑफ दैट vote value. I will like to discuss about the vote value of all
members of lower house and upper house and all elected members of all states legislative assemblies, यानी उन तमाम विधायकों का जो प्रत्येक राज्य के सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं उन सबों का वोट वैल्यू के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे एक एमपी का, कैसे एक एमएलए का हम वोट वैल्यू को ज्ञात करते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला है, आगे हम क्लियर करेंगे। तो अभी आप जानें कि एक एमएलए का वोट वैल्यू एक राज्य का कुछ और हो सकता है, दूसरे राज्य का कुछ और हो सकता है, किंतु याद रखेंगे कि एमपी का वोट वैल्यू जो है वो दोनों सदनों का एक समान होता है। तो इतना जाने कि एक राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्लियर? अब है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या कार्य अधिकार हैं, कार्य शक्तियां हैं, और फिर उनके लिए क्या अहर्ताएं हैं, क्या लिमिटेशंस है, एज लिमिटेशंस है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से भी हटाया जा सकता है विषम परिस्थिति में। वैसे यह है, और एक टर्म हमने पहले भी क्लियर किया है, वो है इम्पीचमेंट का। आर्टिकल्स 61, 124, 45 एंड 217 एंड 218 के अंतर्गत इसकी विशद चर्चा है। तो आगे के कक्षा में हम इसको डिटेल्स में जानना चाहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।